1975 में वॉचर, ली और एडोल नाम के रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एक कुकी जार एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में 2 कुकीज जार रखे हुए थे। एक जार में ज़्यादा कुकीज़ थी और एक जार में कम। पार्टिसिपेंट्स को दोनों जार्स में से एक एक कुकी टेस्ट करवाई और उन्हें कुकीज़ को रेट करने को कहा गया। एक्सपेरिमेंट के परिणाम दिलचस्प थे। ज़्यादातर लोगों को कुकीज़ में फ़र्क नज़र आया। जिस जार में कम कुकीज़ थी उन कुकीज़ का टेस्ट, टेक्सचर उन्हें ज़्यादा पसंद आया। और कुछ पार्टिसिपेंट्स ने तो ये तक कहा कि इन दोनों में से अगर एक कुकी को चुनना है तो वो उस जार की कुकी को चुनेंगे जिसमें कम कुकीज़ है। 200 पार्टिसिपेंट्स में से लगभग सभी ने यह डिफरेंस महसूस किया। उन सभी को कम कुकीज़ वाले जार की कुकीज़ अच्छी लगी। वो कुकीज़ ज़्यादा टेस्टफुल और डिज़ायरेबल थी और यही वो एक्सपेरिमेंट था। लोगों को कुकीज़ के टेस्ट में फ़र्क महसूस हुआ, हालांकि वो सारी कुकीज़ सेम ही थी। बस फ़र्क इतना था कि एक जार में उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और एक जार में कम। इस एक्सपेरिमेंट से इंसान के चुनाव के मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। हमें अक्सर वो चीज़ें पसंद आती है जो सीमित है। साइकोलॉजिकली हम ऐसे ही बने हैं। दुर्लभता हमें ज़्यादा आकर्षित करती है और इसके विरुद्ध उपलब्धता हमें उबाऊ लगती है। किसी चीज़ की ज़्यादा मौजूदगी उस चीज़ की कीमत को कम करती है और ये सिर्फ चीज़ों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है। एक और बार आपका स्वागत है इस दुर्लभ वीडियो में। मौजूदगी की इसी मौजूदा कमी के बारे में आज हम जानेंगे। 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ 16। क्यूरियोसिटी क्रिएट्स मैजिक एंड नॉलेज डिस्ट्रॉयज इट। कोई चीज़ तब तक खास है जब तक आप उसे पूरी तरह से जानते न हो। जो जितना ज़्यादा देखा जाता है वो उतना ही आम नज़र आता है। दोस्ती हो या फिर प्यार, आप छोड़ने के लिए तैयार होने चाहिए, वरना जो लाचार है उसकी अहमियत कोई क्यों करना चाहेगा। कई सदियों तक अजारियंस ने एशिया के ऊपरी हिस्से पर अपना राज बना के रखा, लेकिन ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में मिदिस देश में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के चलते वो देश आज़ाद हुआ। मिदिस में अब सरकार प्रस्थापित करनी थी, लेकिन लोगों ने यह तय कर लिया कि अब ना तो उन्हें कोई तानाशाही चाहिए और ना ही कोई मोनार्की। लोगों को लगा कि यह सबसे अच्छा निर्णय होगा, लेकिन वही इंसानी फितरत। लोगों को लगता है कि उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन असलियत में वो एक आभास है। असल में हमें एक प्रतिनिधि की ज़रूरत है जो हमें बता सके कि हमें क्या करना है। एवोल्यूशन से ही ये हमारे खून में है और मिदिस देश के साथ भी यही हुआ। बिना प्रतिनिधि या राज्य के पूरा देश बिखर गया। अव्यवस्था से पागल लोग अपने अपने गांव के छोटे राज्य बनाने लगे और आपस में लड़ने लगे। जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हीं गांव में से एक गांव में एक शख्स था, डायोसियस। उसने लोगों के झगड़े सुलझाने का काम शुरू किया। कुछ ही वक्त में वो आसपास के गांव में मशहूर होने लगा। वो इस चीज़ में इतना माहिर हो गया कि लोग सरकारी मामलों के लिए भी उसी के पास आने लगे। वक्त के साथ उसकी ताकत और उसका सम्मान बढ़ने लगा। देश का न्याय भ्रष्ट हो चुका था और लोग हिंसा पर उतर रहे थे। वही लोग जब डायोसियस के ज्ञान, विचार और न्याय करने की क्षमता से रूबरू हुए तो उन्हें एक उम्मीद दिखाई पड़ी। इसी उम्मीद के चलते मिदिस के लगभग सारे गांव न्याय के लिए उसी के पास आने लगे।
With no time, diocese became the only law of the nation. ताकत की ऊंचाई पर आने के बाद डायोसियस ने एक अजीब कदम उठाया। उसने अपने इस न्याय के ओहदे को छोड़ दिया। फिर उसने ना तो कोई झगड़ा सुना और ना ही उसे सुलझाना चाहा। उसने लोगों से कहा कि आपकी दिक्कतें सुलझाते सुलझाते मैं अपनी दिक्कतों को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, और उसने उस ओहदे को छोड़ दिया। देश फिर तबाही की ओर बढ़ने लगा। क्राइम्स बढ़ने लगे। कायदों की तरफ लोगों की नफरत इस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ गई। मेदिस के कुछ समझदार लोगों ने मीटिंग्स का आयोजन किया। वहाँ ट्राइबल चीफ ने अपना बयान दिया। हम इस तरह इस देश में नहीं जी सकते। सबसे पहले हमें अपने कायदे को बदलना होगा और ये मानना होगा कि हम एक सरकार के नीचे सुकून से जी सकते हैं। सोचिए इस बारे में, वरना ये तबाही आपके घरों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ट्राइबल चीफ के इस बयान से लोग इनकार कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि यही सच है। इसीलिए अजारियंस की भयानक तानाशाही को बर्दाश्त करने के बावजूद भी मिदीस के लोग ये तय करते हैं कि हाँ, हम एक राजा चुनेंगे और एक मोनार्की को इस्टेब्लिश करेंगे। और बात राजा की हुई है तो सबका भरोसा सिर्फ एक इंसान पर था, निष्पक्ष जहन रखने वाला डायोसिस। उसे मनाना मुश्किल था, क्योंकि लोगों की दिक्कतों से अब उसे कोई लेना देना नहीं था। कम से कम वो दिखा तो यही रहा था। मेदिस के लोगों ने उसे हालात समझाए और मामले की गंभीरता को समझने को कहा। उसके बाद डायोसिस मान जाता है। डायोसिस तैयार था, लेकिन शर्तों के साथ। उसने अपने लिए एक महल की मांग रखी। शहर के बीचों बीच एक महल बनाया गया जो ऊंची ऊंची दीवारों से सुरक्षित था। उसकी सुरक्षा के लिए खास अंगरक्षक और सिपाही रखे गए, और आखिरकार राजा डायोसियस अपनी गद्दी पे विराजमान हुए। डायोसियस के आने के बाद राज्य में व्यवस्था और शांति फिर से प्रस्थापित हो गई। लेकिन डायोसियस इस बार अलग था। बड़ी बड़ी दीवारें न सिर्फ सुरक्षा के लिए थी, बल्कि डायोसियस को सामान्य लोगों से दूर रखने के लिए थी। कोई भी सामान्य इंसान डायोसियस से नहीं मिल सकता था। अगर किसी को उससे बात भी करनी होती तो वो बात उसके खास सेवकों से उस तक पहुंचाई जाती। यहाँ तक कि राज दरबार के लोग भी उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार देख सकते थे। उसकी मौजूदगी इतनी खास हो गई कि लोग उसे पूजने लग गए। डायोसियस ने 53 सालों तक राज किया और दुनिया के सबसे महान साम्राज्यों में से एक साम्राज्य की बुनियाद को खड़ा किया, पर्शियन एम्पायर, जिसका निर्माण आगे चल के उसी का पर पोता करता है, साइरस। वक्त के साथ डायोसियस की इज्जत इतनी बढ़ गई कि लोगों ने उसे आम इंसान समझना बंद कर दिया। उसे देख पाना भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाने लगा। He was not mere mortal they believed, but the Son of God. सड़ चुकी अराजकता के बीच सबसे ताकतवर वही माना जाता है जो निष्पक्ष न्याय के काबिल हो, और ये बात डायोसियस ने बहुत अच्छे से समझी। इसीलिए इंटेंशनली उसने अपनी रेपुटेशन ऐसे ही तैयार की, अ मैन विद इम्पेकेबल फेयरनेस। उसने लोगों की और हालात की ज़रूरतों को समझा और अपने आप को उसी हिसाब से तैयार किया। उसे मौजूदगी और कमी के भीतर का अंतर अच्छे से पता था। इसीलिए शुरुआत में मौजूदा होकर उसने अपनी मौजूदगी की कीमत बढ़ाई और उस पद को छोड़ के अपनी अहमियत दिखाई। उसकी इसी अहमियत ने उसे राजा बनाया, क्योंकि वो लोगों की ज़रूरत बन चुका था, और लोगों को इसका अंदाज़ा तब हुआ जब उनकी ज़रूरत उनसे छिन गई। इसी तरह से हम इंसान भी बने हैं। हमें किसी चीज़ की अहमियत तब तक महसूस नहीं होती जब तक वो हमारे पास है। एक बार वो चीज़ हमसे छिन गई या फिर हमारी पहुंच से बाहर चली गई, सिर्फ तभी हम उसकी कीमत की परवाह करते हैं।
इसीलिए राजा बनने के बाद डायोसियस ने अपने आप को लोगों की पहुंच से दूर रखा। इसका कारण महज अहमियत नहीं थी, बल्कि एक और चीज थी, एक इंसानी भावना, एनवी। जब हम देखते हैं कि कोई इंसान वो जिंदगी जी रहा है जिसकी हम खुद चाह रखते हैं, तो हम उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और अगर उस इंसान ने यह सब खुद हासिल किया है तो हम उससे इंस्पायर होते हैं, इस उम्मीद में कि हम भी वैसे बन सकते हैं। लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर बार आप नहीं बन सकते। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आप उनकी तरह नहीं बन सकते, यानी कि आप उतने काबिल नहीं हैं, या फिर उतनी मेहनत नहीं कर सकते, या फिर आपके हालात उनसे अलग हैं। तब हम अपने ही इंस्पिरेशन से जलने लगते हैं। कई बार अपने आप को धोखे में रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को ये समझाते हैं कि शायद उसे नसीब से मिला होगा, किसी ने मदद की होगी, हालात उसी के साथ होंगे। अपनी नाकाबिलियत को वजह देने की कोशिश करते हैं। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते, और अगर हम अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे तो हम अपनी ही नज़रों में जलील हो जाएंगे, और इसे हमारा दिमाग बखूबी समझता है। तो बचता ही क्या है? इफ़ वी कांट ब्लेम आवरसेल्फ वी स्टार्ट टू ब्लेम अदर्स। फिर अपनी इंस्पिरेशन से ही नफरत होने लगती है, क्योंकि वो ज़िंदगी तो अब भी आपको चाहिए जिसे वो जी रहे हैं। ये नफरत ना सिर्फ हमारी जलन का बल्कि हमारी कमज़ोरी का प्रतीक है, और अगर ये कमज़ोरी कुछ ज़्यादा ही हुई तो वो इंसान अपने ही इंस्पिरेशन की बर्बादी चाहेगा। But the one thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying. क्यों ना इमोशन के बारे में जाना जाए, स्केर्सिटी यानी कि कमी। कुकीज और एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि दिमागी तौर पर हम उन चीज़ों की कदर करते हैं जो कम है। उस चीज़ की कमी उसे नायाब बनाती है, और ये इंसानों पर भी लागू होता है। जब मैं इंसान कह रहा हूँ तो मेरा मतलब इंसान की सबसे पेचीदा भावना से है, प्यार। किसी इंसान की ज़्यादा मौजूदगी उसकी कीमत कम करती है। अगर कोई हमारे लिए ज़्यादा ही उपलब्ध है तो उसकी उपलब्धि हमारे लिए मायने नहीं रखती। आप में से कुछ कहेंगे कि नहीं, मुझे अटेंशन अच्छा लगता है। तो सुनिए, केयर, अटेंशन, ये चीज़ें शुरुआत में अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर के पास इसके अलावा कुछ नहीं है तो आप इससे जल्द ही ऊब जाएंगे। इंसान बने ही ऐसे हैं। आदत कितनी ही अच्छी हो, लेकिन वो है तो आदत, और आदत कभी दिलचस्प नहीं हो सकती। अगर आपके पार्टनर को पता लग जाए कि अब आप उसकी इतनी कदर नहीं करते, तब वो शायद एक बेवकूफ़ी कर सकता है। फिर वो ज़्यादा अटेंशन या फिर केयर करेगा, और यही असल दिक्कत होती है, स्पेसिफिकली फीमेल्स में। अगर आप उनकी हद से ज़्यादा केयर करेंगे या फिर उन्हें कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देंगे तो वो उस प्यार को डेस्परेशन समझ बैठती है। फिर आपका प्यार लाचार नज़र आएगा। जो केयर अटेंशन उन्हें पहले पसंद थी, अब उसी से उन्हें घिन आने लगेगी। इससे अच्छा एक कदम पीछे लीजिए, विथड्रॉ ऑल योर अटेंशन, और फिर वो बेचैन हो जाएंगे। हालात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, क्या मैंने कुछ किया है। वो मन ही मन आपके बारे में सोचेंगे। अगर आपके पार्टनर को आपको खोने का डर नहीं है तो आपको पाने की खुशी बहुत जल्दी झड़ जाएगी। अटेंशन विथड्रॉल एक इमोशनल मैनिपुलेशन का फॉर्म है, लेकिन ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप खुद इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व है तो खून आपका भी बहेगा। मैंने कहा कि आदत कभी दिलचस्प नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन आदत तकलीफ ज़रूर दे सकती है। निनॉन दिलेन क्लॉज, जो प्यार के लगभग हर पहलू से वाकिफ थी, उनका एक खास कोट है, लव नेवर डाइज ऑफ स्टारवेशन।
but often of indigestion. आपको खोने का डर आपके सीमित होने की संभाव्यता को सामने रखता है, और जो सीमित है वो कीमती है। बहुत सारी फीमेल्स इन बातों से इनकार कर सकती है, लेकिन ये सच है। There is a reason why females are naturally good at manipulation, and they are so good that sometimes they can even manipulate themselves. मैं नहीं कह रहा कि आप अपने फीमेल पार्टनर से प्यार मत करो या फिर अटेंशन मत दो। उल्टा फीमेल्स लव अटेंशन। बस आपकी पार्टनर को ये डर होना चाहिए कि ये अटेंशन वो खो सकती है, या फिर उससे भी भयानक, ये अटेंशन उनके अलावा दूसरों को मिल सकता है। और अगर ऐसी मैनिपुलेटिव चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं। आप सिर्फ प्यार मत कीजिए। आपका प्रेजेंस कीमती तब होगा जब आप सिर्फ प्यार नहीं होंगे। टॉपिक्स को डिस्कस कीजिए, प्लान्स को डिस्कस कीजिए। आपका रिश्ता एक दूसरे की ज़रूरत पे होना चाहिए, वरना वही घिनौना दिमागी खेल जहां आप अपनी मौजूदगी को सीमित करके अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। बस इस चीज़ में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आपके ना होने से लोगों को तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपके होने की अहमियत ना हो। पहले अपनी मौजूदगी की कीमत बनाओ। आपके होने से कुछ फ़र्क होना ज़रूरी है, और कोई फ़र्क नहीं है तो फ़र्क बनाओ। तभी आपकी गैर मौजूदगी में आप याद रखे जाओगे। वरना अगर अहमियत बनाए बगैर ही आप अनुपस्थिति दिखाएंगे तो आप आसानी से भुला दिए जाएंगे।